श्री विश्वनाथ ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में आपका स्वागत। आज डीएलएड विभाग के सेकंड सेमेस्टर का सेकंड प्रश्न पत्र का अध्ययन कराऊंगा। सेकंड प्रश्न पत्र है प्रारंभिक शिक्षा की नवीन प्रयास। जैसा कि आप लोगों को मेरे द्वारा लेक्चर दे दिया गया है और नोट्स भी बना दिया गया है बहुत सारे टॉपिक का। इसमें से एक संवैधानिक प्रयास शिक्षा को लेकर क्या क्या किया गया। जैसा कि मैंने आपको बताया भी था कि भारतीय संविधान में एक भाग 3 में नीति निर्देशक तत्व है। उसमें अनुच्छेद 45 इसकी चर्चा हम लोग किए हैं कि भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्व भाग 3 में अनुच्छेद 45 एक है। उसमें यह प्रावधान किया गया है कि 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष आयु वर्ग की 6 वर्ष से 14 वर्ष आयु वर्ग के बालकों को राज्य निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा। यह इंपॉर्टेंट है कि नीति निर्देशक तत्व जो भारतीय संविधान के भाग 3 का है, ये न्यायालय में विवादित है। अब इसमें अनुच्छेद 45 राज्यों को निर्देश देता है कि राज्य 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष आयु वर्ग के बालकों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रयास है, न कि अनिवार्यता है। इसलिए बहुत सारे राज्य इसको पालन करने में ढिलाई है। अतः जो भारत की साक्षरता दर था उसकी गति बहुत धीमी थी। अब आवश्यकता था कि अनुच्छेद 45 में संशोधन करें, तो भारतीय संसद ने 86वां संविधान संशोधन किया। 86वां संविधान संशोधन किया। इस 86वां संविधान संशोधन 2002 में 86वां संविधान संशोधन करके अनुच्छेद 45 में संशोधन करके एक बनाया गया अनुच्छेद 21 का अनुच्छेद 21 का ये संविधान में मूल अधिकार दिया गया है और 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष आयु वर्ग के बालकों को इस अनुच्छेद के अंतर्गत 21 के अंतर्गत रखा गया कि इनको शिक्षा प्राप्त करना मौलिक अधिकार है। यानी 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष आयु वर्ग के बालकों को अब शिक्षा प्राप्त करने का मौलिक अधिकार है। उन्हें शिक्षा से वंचित नहीं किया जा सकता और यह न्यायालय में वादित हुई है। चूंकि अनुच्छेद 45 अपने मूलभूत ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकता और यह वर्तमान समय में बना भी है, लेकिन राज्य जैसे स्कूल रेडीनेस के माध्यम से पूर्व प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश से पूर्व शिक्षा के लिए जो तैयारी किया जाता है, यानी 3 साल से लेकर 6 वर्ष आयु के मध्य के बालकों को स्कूल रेडीनेस के रूप में इनको तैयार करने के लिए राज्य आंगनबाड़ी केंद्र आदि के माध्यम से
इनको पढ़ाता है, उसके अंतर्गत है, क्योंकि केशवानंद भारत सरकार के केस में या गोकुल तमाम और आपके केसेस हैं जिसके माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्शन हुआ है कि अनुच्छेद या कोई भी अनुच्छेद के मूलभूत ढांचे में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। कोई भी अनुच्छेद अब मूल रूप से समाप्त नहीं किया जा सकता और वर्तमान समय ये भी बना हुआ है अनुच्छेद 45, लेकिन यह मौलिक अधिकार न होकर यह जो है नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत है। लेकिन 86वां संविधान संशोधन करके एक नया अनुच्छेद बनाया गया, अनुच्छेद 21 का। अब 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का मौलिक अधिकार प्राप्त हो गया। इसी के दौरान भारतीय संविधान में एक आर्टिकल है अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 29। अनुच्छेद 29 की दो पार्ट, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 कहता है कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों की संरक्षण, भारत के राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के निवासी नागरिकों के किसी अनुभाग को जिसकी अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति है उसको बनाए रखने का अधिकार देता है अनुच्छेद 29 पार्ट 1। और अनुच्छेद 29 पार्ट 2 जो है ये कहता है भारत के किसी भी राज्य पोषित या केंद्र पोषित विद्यालय हो या सरकारी संस्थाएं हो, उसमें किसी भी नागरिकों को प्रवेश, चाहे वो वंश हो, जाति हो, मूल हो, किसी भी आधार पर वंचित नहीं किया जा सकता। इस तरह शिक्षा के मौलिक अधिकार को देकर भारतीय संविधान शैक्षिक या साक्षरता दर बढ़ाने का प्रयास है। इसी कड़ी में हम आते हैं अनुच्छेद 51 कर देते हैं। एक अनुच्छेद 51 का ये जो है भारतीय संविधान के 42वां संविधान संशोधन, भारतीय संविधान में 42वां संविधान संशोधन के तहत 1976 में अनुच्छेद 51 क्या बना? अनुच्छेद 51 का भारत के नागरिकों का मूल कर्तव्य निर्धारित किया। यह मूल कर्तव्य 10 थे, लेकिन 86वां संविधान संशोधन में एक और मूल कर्तव्य जोड़ा गया। वर्तमान समय में मूल कर्तव्य 11 हो गए हैं। पहले 10 थे, लेकिन वर्तमान समय में मूल कर्तव्य 11 हो गया। और यही 11वां मूल कर्तव्य दिया गया अभिभावकों को लिए। प्रत्येक अभिभावक जिनका बालक 6 वर्ष से 14 वर्ष के मध्य है, उन अभिभावकों को निर्देशित किया गया है कि वह अपने बालकों को शिक्षा का सुअवसर प्रदान करें। यह अभिभावकों को दिया गया। इस तरह भारतीय संविधान में बहुत सारे प्रावधान दिए गए हैं। अब यहाँ आपका टॉपिक होता है कि स्वतंत्रता से पूर्व और पश्चात प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास में क्या किया। आप लोगों को मैंने ईसाई मिशनरियों पर पढ़ा चुके हैं। ईसाई मिशनरी ने यहाँ पर अपना शैक्षिक प्रयास कैसे किया। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी का भारतीय शिक्षा के संबंध में प्रयास पढ़ाए हैं। जैसे 1781 में वारेन हेस्टिंग्स ने कलकत्ता मदरसा की स्थापना किया। उसी तरह जोनाथन डंकन ने बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना किया। फिर पूना में संस्कृत विद्यालय की स्थापना किया गया। कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी की शैक्षिक प्रयास रही है। अब यहाँ हम लोगों को पढ़ना है कि एक, जैसे आप लोगों को पढ़ाए हैं चार्ल्स गांट का शैक्षिक प्रयास। चार्ल्स गांट ने भारतीय शिक्षा के संबंध में अपनी 5 सूत्री योगदान दिया है, 5 सूत्री सुझाव दिया है। तो 5 सूत्री सुझाव में चार्ल्स गांट के सबसे पहला है
भारत में विद्यालय की स्थापना करें। चार्ल्स लांड का पहला सुझाव था भारत में विद्यालय की स्थापना करना। भारत में विद्यालय की स्थापना, क्योंकि उस समय भारत में बहुत कम ही शैक्षिक संस्थानें थी और जो शैक्षिक संस्थानें थी वो परंपरागत से चल रही थी। दूसरा, उन्होंने अपना शैक्षिक सुझाव दिया अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा प्रदान करना। दूसरा शैक्षिक सुझाव था अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा प्रदान करना। तीसरा उनका सुझाव था कि अंग्रेजी साहित्य की शिक्षा देना। अंग्रेजी साहित्य की शिक्षा देना। और चौथा उनका, चार्ल्स ब्रांड का चौथा सुझाव था कि ईसाई धर्म का प्रचार करना। ईसाई धर्म का प्रचार करना। और पांचवा इनका सुझाव था कि पाश्चात्य ज्ञान और विज्ञान का प्रसार करना। पाश्चात्य ज्ञान और विज्ञान का प्रचार। ये चार्ल्स ब्रांड का 5 सूत्री शैक्षिक प्रयास है और चार्ल्स ब्रांड के शैक्षिक प्रयास से ये जो सुझाव दिया गया है, एक ब्रिटिश संसद थे रॉबर्ट विल्बरफोर्स, एक ब्रिटिश संसद के सदस्य थे रॉबर्ट विल्बरफोर्स। ये अत्यंत प्रभावी थे और रॉबर्ट विल्बरफोर्स के प्रयास से ब्रिटिश संसद ने चार्टर एक्ट 1813 में एक धारा जोड़ा 43। ये धारा 43 बहुत सारे इंपॉर्टेंट है और यही से भारत में एक शिक्षा की नई परंपरा शुरू होती है। धारा 43 में यह प्रावधान किया गया चार्टर एक्ट 1813 में कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी भारतीयों के लिए, भारतीय विद्वानों के लिए साहित्य के पुनरुत्थान के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए व्यय करते। अब यहां 1813 की जो साहित्य शब्द लिखा गया भारतीय विद्वानों के पुनरुत्थान के लिए दिया गया, यह स्पष्ट है साहित्य के क्षेत्र में प्राच्य साहित्य और पाश्चात्य साहित्य दोनों आते हैं। यहां प्राच्य साहित्य और पाश्चात्य साहित्य दोनों आते हैं। अतः विवाद शुरू हो गया प्राच्य साहित्य और पाश्चात्य साहित्य। ये प्राच्य साहित्य जो है यानी भारतीय साहित्य जो पूर्वी साहित्य की बात करते हैं, जिसमें हिंदी, अरबी, फारसी ये साहित्य है, ये प्राच्य साहित्य के अंतर्गत आते हैं। पाश्चात्य साहित्य मतलब यूरोपीय साहित्य के संदर्भ में कहा जाता
था। इसलिए प्राच्य और पाश्चात्य दो साहित्य के नाम में चर्चा होती है कि साहित्य शब्द उसमें कहा गया है 43 में, और साहित्य का में प्राच्य साहित्य भी आते हैं और पाश्चात्य साहित्य, इसको स्पष्ट नहीं किया गया। और इसको लेकर दो मत, एक प्राच्यवादी मत और एक पाश्चात्यवादी मत। प्राच्यवादियों में टी.एच. प्रिंसप के नेतृत्व में, जो बंगाल के प्रसिद्ध शिक्षा सचिव थे, बंगाल के प्रसिद्ध शिक्षा सचिव टी.एच. प्रिंसप, इन्होंने प्राच्य शिक्षा, प्राच्य साहित्य का समर्थन किया। और इनके समर्थन में कई विद्वानों ने, जैसे वारेन हेस्टिंग्स और एच.एल. विल्सन, जोनाथन डंकन आदि विद्वानों ने इनके पक्ष में आए टी.एच. प्रिंसप के। उनका मानना था जो 1 लाख रुपया व्यय किया जाना है वह प्राच्य साहित्य पर व्यय किया जाए। इनका मानना है कि यदि हम पाश्चात्य साहित्य या अंग्रेजी माध्यम से भारतीयों को शिक्षित करेंगे उसमें विद्रोह की भावना है। और यह प्राच्य साहित्यवादी ईस्ट इंडिया कंपनी के पुराने कर्मचारी हो चुके हैं, जो भारतीय कल्चर को बहुत अच्छी तरह से देख चुके थे। वह भारतीय साहित्य के पक्ष में थे कि जो 1 लाख रुपया व्यय किया जाना है भारतीय साहित्य के ऊपर व्यय किया। दूसरी तरफ पाश्चात्यवादी थे। पाश्चात्यवादियों में चार्ल्स ग्रांट थे। ये पाश्चात्य साहित्य में चार्ल्स ग्रांट ये चार्ल्स ग्रांट थे। ये पाश्चात्यवादी ईस्ट इंडिया कंपनी के नए कर्मचारी, युवक कर्मचारी थे। और इनका कुछ भारतीय विद्वान जैसे राजा राममोहन राय आदि ने इनका समर्थन किया। इनका मानना था कि भारतीयों को हम अंग्रेजी माध्यम से यदि शिक्षा उपलब्ध कराएंगे तो ये दुभाषीय के रूप में कार्य करेंगे, ताकि ईस्ट इंडिया कंपनी को एक बाबू वर्ग यानी क्लर्क वर्ग के रूप में तैयार कर। उधर राजा राममोहन राय का मानना था, जो भारतीय शिक्षा के या भारतीय पुनर्जागरण के अग्रदूत के रूप में जाने जाते हैं, उनका मानना था कि भारतीयों को यदि अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा उपलब्ध कराया जाए तो संपूर्ण अंग्रेजी साहित्य का, अंग्रेजी विचारधाराओं से ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो ये दोनों में प्राच्य और पाश्चात्य दो विचारधाराओं में अंतर्द्वंद हो रहा था। और इसी संदर्भ में लॉर्ड मैकाले का प्रवेश होता है 1834 ईस्वी में। 1834 ईस्वी में लॉर्ड मैकाले विधि सदस्य के रूप में टीवी मैकाले 1834 में ईस्वी में टीवी मैकाले प्रथम विधि सदस्य के रूप में टीवी मैकाले भारत आए। इनको 1813 का चार्टर एक्ट को सुलझाने का जिम्मेदारी दे दी गई। 1813 का लॉर्ड मैकाले ने गहनता से अध्ययन किया। चार्टर एक्ट 1813 के धारा 43 उन्होंने अध्ययन किया और लॉर्ड मैकाले ने भारतीय शिक्षा पर अपना अनेक विचार दिए। उनका मानना था लॉर्ड मैकाले का कि
अंग्रेजी उच्च वर्ग और शासकों की भाषा है, जिससे अंग्रेज व उच्च वर्ग लोग बोलते हैं। उनका मानना था अंग्रेजी भाषा ये उच्च वर्गों का भाषा है, जिसे अंग्रेज और उच्च वर्ग के लोग बोलते हैं। दूसरा उनका मानना था कि प्राच्य भाषा शिक्षा संस्थान, जो प्राच्य यानी भारतीय शिक्षा संस्थान है, उसमें प्रवेश देने के बाद बच्चों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती, क्योंकि उसमें जो छात्र प्रवेश लेता है वो निर्धन होता है, और जबकि पाश्चात्यवादी या पाश्चात्य शिक्षा संस्थानों में जिस बालक का प्रवेश कराया जाता है वह शुल्क को भुगतान करके करता है अपना शिक्षा को। इसमें अंतर उन्होंने किया है। तीसरा उनका मानना था कि अंग्रेजी भाषा भारत की नवीन संस्कृति का पुनरुत्थान कर सकती है। चौथा उनका मानना था कि भारत के लोग अंग्रेजी पढ़ना चाहते हैं, अंग्रेजी के पढ़ने की इच्छुक हैं, लेकिन वे मन से अरबी, फारसी, संस्कृत, हिंदी आदि को नहीं पढ़ना चाहते और उन पर जबरदस्ती ये भाषाओं को लादा जाता है। पांचवा इनका मानना था कि भारतीयों में अंग्रेजी पढ़कर विद्वान बनने की इच्छा है। इस संदर्भ में लॉर्ड मैकाले ने अपना सुझाव 2 फरवरी, ये बात कई बार पूछा गया है, लॉर्ड मैकाले का सुझाव कब दिया गया? तो 2 फरवरी 1835 ईस्वी को लॉर्ड मैकाले ने अपना सुझाव तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग को प्रस्तुत किया था, और ये सुझाव मार्च 1835 ईस्वी को स्वीकृत हुई। ये मार्च 1835 ईस्वी में स्वीकृत हुई। लेकिन लॉर्ड मैकाले निष्पक्ष थे और इसके संदर्भ में कई विद्वानों ने अलग अलग मत दिया है। लेकिन लॉर्ड मैकाले अपने पिता को एक पत्र लिखते हैं और उस पत्र के माध्यम से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि लॉर्ड मैकाले स्वयं चाहता था भारत में अंग्रेजी माध्यम से शिक्षाएं दें। उनके पिता, अपने पिता को उन्होंने पत्र लिखा है कि अंग्रेजी शिक्षा प्रदान करने का हमारा अभिप्राय इस देश में ऐसे वर्ग का निर्माण करना है जो रूप, रंग, रक्त से भारतीय हो, परंतु मस्तिष्क, विचार से वह अंग्रेज हो। लॉर्ड मैकाले का भारतीय साहित्य के संदर्भ में कहना था, लॉर्ड मैकाले का भारतीय साहित्य के संदर्भ में कहना था कि एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की एक अलमारी का साहित्य भारत व अरब के संपूर्ण साहित्य के समान, यानी उन्होंने संपूर्ण अरब और भारत के साहित्य की तुलना एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय के अलमारी से किया। तो स्पष्ट होता है कि लॉर्ड मैकाले का दृष्टिकोण पाश्चात्यवादी दृष्टिकोण था। लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति के संदर्भ में हम पाते हैं, लॉर्ड मैकाले ने एक शिक्षा नीति दिया
जिसका दूरगामी परिणाम जिस भारतीय शैक्षिक इतिहास में कई नामों से जाने जाते हैं। स्पष्ट पूछा जाता है लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति। तो लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति को हम छनाई के सिद्धांत के नाम से जानते हैं। लॉर्ड मैकाले के शिक्षा सिद्धांत। लॉर्ड मैकाले के शिक्षा सिद्धांत में एक आता है छनाई का सिद्धांत। इसको अधोगामी निस्यंदन का सिद्धांत भी कहते हैं या फेडरेशन का सिद्धांत कहते हैं। लॉर्ड मैकाले संपूर्ण भारत के लोगों को शिक्षा उपलब्ध न कराने, उच्च वर्गों को शिक्षा उपलब्ध कराने के पक्षधर था। उनका मानना था कि भारत में इतनी विशाल जनसंख्या को शिक्षित करना संभव नहीं, अतः समाज के जो उच्च वर्ग के लोग हैं, जो शीर्ष पर बैठे उच्च वर्ग के लोग हैं, इनको हम अंग्रेजी माध्यम से शिक्षित करें और जिनका अनुकरण करते हुए ये शिक्षाएं छनकर शिक्षाएं आम जनमानस तक या निम्न वर्गों तक पहुंच जाए। और इसको लॉर्ड मैकाले की छनाई का सिद्धांत कहते हैं। यानी छनकर शिक्षाएं छनकर उच्च वर्ग से सामान्य जन तक पहुंच जाए। और इसलिए उन्होंने कहा है कि भारतीय लोग अपने उच्च वर्गों का नकल करते हैं, इसलिए उन्होंने अधोगामी निस्यंदन का सिद्धांत का थ्योरी दिया कि हम संपूर्ण भारतीय जनमानसता को शिक्षित नहीं कर सकते हैं, एक वर्ग को शिक्षित कर सकते हैं। उन्होंने उस वर्ग का चयन किया जो उच्च वर्ग था। उच्च वर्ग को उन्होंने शिक्षित करने का प्रयास किया और उनका मानना था कि छनकर शिक्षाएं उच्च वर्ग से धीरे धीरे छनकर शिक्षाएं आम जनमानस तक पहुंच जाएगा। लेकिन उनका यह दृष्टिकोण सफल नहीं हुआ, क्योंकि लॉर्ड मैकाले इसके पीछे कई सोच रखता था। एक सोच रखता था कि यदि हम उच्च वर्ग क्योंकि ये कम थे, उच्च वर्ग को हम शिक्षित करेंगे तो उच्च वर्ग को हमको ईसाई बनाने में आसानी हो जाएगी। उच्च वर्ग को ईसाई बनाने में आसानी हो जाएगा ईसाई। और जब ये उच्च वर्ग ईसाई धर्म स्वीकार कर लेंगे तो क्योंकि इनका अनुसरण निम्न वर्ग के लोग या अन्य लोग करते हैं उच्च वर्ग का, और आसानी से निम्न वर्ग के लोग आसानी से अनुकरण कर लेंगे इनका, और उन्हें ईसाई धर्म स्वीकार करने में कोई भी हिचक नहीं होगा। अतः लॉर्ड मैकाले का प्रारंभिक जो छनाई का सिद्धांत था वह सफल हुआ। छनाई का सिद्धांत सफल हुआ। उच्च वर्ग के लोग अंग्रेजी पढ़ना शुरू किए और इसी दौरान 1844 में लॉर्ड हार्डिंग ने 1844 में लॉर्ड हार्डिंग ने एक घोषणा किया कि जो अंग्रेजी शिक्षा या अंग्रेजी माध्यम से शिक्षित जो है उसे सरकारी नौकरी दिया जाएगा। इससे अंग्रेजी माध्यम से बहुत तेजी से लोग पढ़ना शुरू किए और जो उच्च वर्ग के लोग थे वह सरकारी नौकरी प्राप्त कर लिए। लेकिन जैसे ही उच्च वर्ग के लोग सरकारी नौकरी प्राप्त कर लिए वह अपने आप को निम्न वर्ग से अलग कर लिया। वह अपने आप को निम्न वर्ग से अलग कर लिया। उच्च वर्ग के लोग अंग्रेजी माध्यम से
अंग्रेजी माध्यम से शिक्षित होने के बाद ये अपने आप को निम्न वर्ग से अलग हो गए। अतः जो लॉर्ड मैकाले का अधोगामी निस्यंदन का सिद्धांत था, अच्छाई का सिद्धांत था, प्रेडर्सन का सिद्धांत था, वह फ्लॉप होते दिखाई। वह उसका जो सोच था कि शिक्षा छन कर उच्च वर्ग से निम्न वर्ग तक पहुंच जाएगा, वह अप्रभावी दिखाई देता है। लेकिन जो दूसरा सोच था, जो अपने पिता को उन्होंने पत्र में लिखता है कि हम अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा देने का जो हमारा प्रयास है कि भारतीयों को रूप रंग से वो भारतीय रहेंगे, लेकिन मस्तिष्क विचार से वह अंग्रेज बन जाएंगे। यह सोच में वह सफल रहा। और क्योंकि जो 1844 में लॉर्ड हार्डिंग ने घोषणा किया था कि अंग्रेजी पढ़े लिखे लोगों को सरकारी नौकरी दिया जाएगा, तो उच्च वर्ग के लोग जो अंग्रेजी माध्यम से शिक्षित हुए थे वह सरकारी नौकरी प्राप्त कर लिए। और सरकारी नौकरी प्राप्त करते ही वह अपने आप को इन निम्न वर्गों से अलग कर दिए। इसका परिणाम हुआ कि निम्न वर्ग के लोग उच्च वर्ग का अनुकरण भी नहीं कर पाए और दूसरी तरफ वह जो शिक्षा छन कर इन निम्न वर्गों तक आना था वह भी बाधित हुआ। इसलिए इसका कुछ परिणाम में कुछ लाभ भी हुआ और कुछ हानि। इसके बाद ये लॉर्ड मैकाले का शैक्षिक प्रयास है। लॉर्ड मैकाले का पूछा जाता है कई बार कि लॉर्ड मैकाले कौन था, तो लॉर्ड मैकाले विधि सदस्य का प्रथम सदस्य के रूप में आया हुआ था 1834। लॉर्ड मैकाले 1834 में प्रथम विधि सदस्य के रूप में आया हुआ था। एक प्रश्न ही बनता है, अद्वितीय जो बनता है। दूसरा, लॉर्ड मैकाले का सिद्धांत क्या था? लॉर्ड मैकाले का शिक्षा सिद्धांत था अधोगामी निस्यंदन का सिद्धांत या छनाई का सिद्धांत या फेडरेशन का सिद्धांत। तीसरा बनता है, लॉर्ड मैकाले ने अपना सुझाव कब प्रस्तुत किया, तो वह था 2 फरवरी 1835। नेक्स्ट बनता है क्वेश्चन कि लॉर्ड मैकाले ने अपना सुझाव किस गवर्नर जनरल को दिया? उस समय भारतीय गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक था। लॉर्ड विलियम बेंटिंक को दिया। तीसरा नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है इसका कि लॉर्ड मैकाले का घोषणा पत्र या सुझाव कब स्वीकार किया गया? तो मार्च 1835। ये आगे के क्वेश्चन बनते हैं। लॉर्ड मैकाले ने अपने पिता को भारतीयों के संदर्भ में क्या लिखता है? तो लॉर्ड मैकाले ने अपने पिता को भारतीयों के संदर्भ में लिखता है कि भारतीय को हम अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा को देना चाह रहे हैं। उसके पीछे हमारा उद्देश्य है कि एक बाबू वर्ग तैयार कर सके, ताकि दुभाषी के रूप में ये तैयार हो सके। क्योंकि ये रूप रक्त और रंग से भारतीय तो रहेंगे, लेकिन इनकी विचार मानसिकता ये अंग्रेज रहेगा और ये दुभाषी के रूप में एक तरफ तैयार हो जाएंगे, और ताकि हमको कलर वर्ग आसानी से मिल सके। दूसरा पूछा जाता है लॉर्ड मैकाले के साहित्य के संदर्भ में क्या था विचार? तो भारतीय साहित्य के संदर्भ में लॉर्ड मैकाले का विचार संपूर्ण भारत अरब के संपूर्ण साहित्य की उन्होंने तुलना एक यूरोपीय पुस्तकालय के एक अच्छी अलमारी से कर दी उन्होंने कि संपूर्ण अरब और भारत के जितने साहित्य हैं वह एक यूरोप के अच्छे पुस्तकालय के एक अलमारी की बराबर। तो इस संदर्भ में बहुत सारे विचार हैं लॉर्ड मैकाले के और आसानी से इसको समझा जा सकता है। नेक्स्ट में हमारा टॉपिक है चार्ल्स
गुड़ का घोषणा। नेक्स्ट में हमारा टॉपिक है गुड़ का घोषणा। ये 4 गुड़ है, तो जिसको हम गुड़ का घोषणा पत्र के नाम से जानते हैं। ये आया था 1854। शिक्षा का मैग्ना कार्टा के रूप में जाना जाता है। गुड़ का घोषणा पत्र भारतीय शिक्षा के मैग्ना कार्टा के रूप में जाना जाता है। और नेक्स्ट क्लास में हम आप लोगों को इसी को गुड़ के घोषणा पत्र 1854 ईस्वी में आया हुआ था और इसको क्यों भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है इसको बताएंगे। और इसमें किए गए सिफारिश या गुड़ द्वारा किए गए सुझाव, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी था, इसको उन्होंने क्या क्या अपना शिक्षा सुझाव दिया उसका उल्लेख हम लोग करेंगे। इसमें प्राथमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, महिला शिक्षा के संदर्भ में, श्रृंखलाबद्ध विद्यालयों के संदर्भ में इन्होंने अपना क्या सुझाव दिया, इसकी हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक।